चलो भैया, क्या आप टॉपिक किए? अच्छा, आप इतिहास कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आप करतरपुर कुछ पहुंचे थे ना। आपने क्या टॉपिक डाला है लास्ट में? गुप्तोत्तर काल। और लिखा कुछ नहीं इसमें। हाँ, यदुवंशी राजाओं के बारे में। ठीक है, तो कल वाली क्लास जो आपने करी थी, देखो, गुप्तोत्तर काल का मतलब गुप्त वंश के खत्म होने के बाद, जब गुप्त काल खत्म हुआ तो गुप्तों की सत्ता के खत्म होने के बाद हमारे राज्य की राजनीतिक स्थिति क्या बनी हुई थी? है आपके पास मैप? गुप्तोत्तर काल में उत्तराखंड में कई सारे नए राज्यों का उदय हुआ। ठीक, और गुप्तोत्तर काल में जिन नए राज्यों का उदय हुआ उनमें से काशीपुर और उसके आसपास में जिस वंश का उदय होता है उसे मित्र वंश कहा जाता है। बनाया था आपने? मित्र वंश इस समय काशीपुर और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में स्थापित हुआ। फिर मित्र वंश के अलावा जहां आज रामनगर है, वहां पर एक अइछत्रा नाम के राजवंश के होने का उल्लेख मिलता है। कुमाऊं के क्षेत्र में संभवतः खस ही शासन कर रहे थे, और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसे कहते हैं ब्रह्मपुर, इस राज्य का भी हमें उल्लेख मिलता है। ब्रह्मपुर के ऊपर यहाँ देखेंगे तो यहाँ सुवर्ण, यहाँ पर कल्याण वर्मन एक राजा था, उसके राज्य का उल्लेख मिलता है। कल्याण वर्मन, बगल में सुवर्ण गोत्र, ये लो, ये यहाँ बीच में यहाँ एक राज्य जिसको बोलते थे सुवर्ण गोत्र, और इसके अलावा यहाँ एक कार्तिकेयपुर नाम के नए राज्य का भी उदय हो गया, कार्तिकेयपुर। ठीक है, गुप्तोत्तर पहुंच गए ना, गुप्त तो खत्म कर दिए। ठीक है, कल्याण वर्मन के अलावा जौनसार भाबर वाले क्षेत्र में कालसी के आसपास यदु वंश के राजाओं की एक शाखा स्थापित थी, और ऊपर लाखा मंडल और उसके आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर छागलेश एक वंश हुआ, छागलेश, और ऊपर जो है आपके नागवंशी राजाओं का अधिकार हुआ करता था, है ना। तो मोटी मोटी बात हमें ये पता चलती है कि जब गुप्तों की शक्ति खत्म हुई तो गुप्तों की शक्ति खत्म होने के बाद नए राज्यों का उदय हुआ। भाई मोटी मोटी बात तो यही है ना, जब गुप्त खत्म हुए तो नए नए राजाओं का उदय हुआ। देखो, कई सारे राज्य बन गए। इन राज्यों में आपने एक वंश के बारे में कहानियां जान ली। कौन सा वंश आपने किया? यदुवंश। यदुवंश के राजाओं की राजधानी कालसी का उल्लेख मिलता है, और यदुवंश की राजकुमारी ईश्वरा का भी उल्लेख आता है कि भाई उन्होंने जो है लाखा मंडल में अपना शिलालेख, प्रशस्ति लेख है ना, वो स्थापित करवाया। इसके अलावा इसी समय पर एक वंश था जिसको बोलते हैं छागलेश। छागलेश नाम का एक और वंश स्थापित होता है। छागलेश वंश के राजाओं की राजधानी लाखा मंडल का उल्लेख मिलता है कि छागलेश वंश के राजाओं की राजधानी कहां पर थी? लाखा मंडल। ठीक है, चलो अन्य वंशों पर भी आएंगे। ब्रह्मपुर, अहिछत्रा, खस, मित्र, ये आपकी कहानी आई। और आप कौन से एरा में पहुंचे? गुप्तोत्तर काल में। तो गुप्तोत्तर काल में ये सारे राजा हमारे राज्य पर शासन कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे, और ठीक ठाक समय तक इन्होंने राज्य पर शासन किया, है ना, इस पूरे टाइम पीरियड में। अब गुप्तोत्तर काल के बाद, गुप्तों की सत्ता खत्म होने के बाद, कन्नौज का एक शासक जिसको बोलते हैं हर्षवर्धन, कहानी वैसे पहले ही कर रखी तो समझ आ रही होगी ना। कन्नौज का एक शासक जिसका नाम क्या था? हर्षवर्धन। ये कन्नौज का शासक हर्षवर्धन हमारे राज्य पर प्रवेश किया। इसने इन राजाओं को पराजित किया, परंतु इसने इन राजाओं को पराजित करने के बाद इस साम्राज्य को अपने साम्राज्य में नहीं जोड़ा, बल्कि क्या किया? सामंतवाद को शुरू किया। सामंतवाद मतलब कि मैं किसी की जमीन नहीं छीनूंगा, जो जिसकी जमीन है वो उसी की जमीन रहेगी, मैं छीन नहीं रहा हूं किसी की जमीन को। बस इतना है कि आप सभी लोग आज के बाद मुझे टैक्स पे करेंगे, मतलब मैं बड़ा राजा, आप छोटा राजा। इसको बोलते हैं सामंतवाद। समझ लिया था ना आपने पहले? सामंतवाद मतलब जो जहां का राजा है वो वहीं का राजा रहेगा, मैं किसी की जमीन नहीं छीन रहा हूं। बस इतना है कि मैं बड़ा, आप छोटे, आप मुझे प्रति माह, प्रति वर्ष कर दोगे, टैक्स दोगे। तो जो राजा होता है सामंत राजा, वो है छोटा, और एक होता है बड़ा, जैसे हर्षवर्धन बड़ा, तो सामंत राजा बड़े राजा को टैक्स पे करेंगे। तो अब आप नीचे से पॉइंट डालो। हर्षवर्धन ने राज्य पर आक्रमण करके सामंतवाद, राज्य पर आक्रमण करके सामंतवादी व्यवस्था को प्रारंभ किया।
हर्षवर्धन ने राज्य पर आक्रमण करके सामंतवादी व्यवस्था को प्रारंभ किया, सामंतवाद की व्यवस्था चलाई, सामंतवादी व्यवस्था को प्रारंभ किया। ठीक है, हर्षवर्धन ने राज्य पर आक्रमण करके सामंतवादी व्यवस्था को शुरू किया। ठीक, अब जब सामंतवादी व्यवस्था शुरू करी तो ये जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य के सभी राजा हर्षवर्धन के अंडर आ गए। यही तो बात हुई, सबके सब किसके अंदर आ गए? हर्षवर्धन के अंदर। चलो, अब काफी समय तक यही चला। काफी टाइम पीरियड के बाद हर्षवर्धन की डेथ हो गई। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उसका कोई बेटा नहीं था, बेटा नहीं तो कन्नौज की गद्दी खाली, कन्नौज की गद्दी खाली तो फिर ये जितने भी लोग हैं पहले किसके अंडर आते थे? हर्षवर्धन। अब बताओ किसके अंडर? किसी के अंडर नहीं। अब मकान मालिक खत्म, जो हमारा हेड है वो मर गया, और हेड के मर जाने का मतलब क्या है? सारे स्वतंत्र हो गए, जितने भी राजा थे सब स्वतंत्र हो गए। तो अब नीचे से पॉइंट लिखना, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात सभी राजाओं ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, या सभी राज्यों ने, ज्यादा बढ़िया वर्ड है, सभी राज्यों ने, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात सभी राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, सभी राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो हर्षवर्धन मरा, और हर्षवर्धन के मरने का मतलब क्या? सब आजाद हो गए। ठीक है, सारे के सारे राज्य आजाद हो गए। तो जब हर्षवर्धन मरा और सभी राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया तो हर राज्य आगे बढ़ा। तो जब हर राज्य आगे बढ़ा तो उसी दौर में जिस राज्य ने सबसे ज्यादा विकास और प्रगति करी उस राज्य का नाम क्या था? ब्रह्मपुर था। इस दौर में जो राज्य सबसे तेजी से आगे बढ़ा उस राज्य का नाम ब्रह्मपुर था। और इसी ब्रह्मपुर पर जो राजा राज कर रहे थे उन राजाओं को पौरव वंशी कहा गया। उनको क्या नाम दिया? पौरव वंश के राजा। तो कुनिंदों के बाद एक दूसरा बड़ा वंश हमारे पास स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? पौरव वंश। तो आपने क्या लिखा? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात सभी राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और ब्रह्मपुर राज्य का उदय हुआ। ब्रह्मपुर नाम का जो राज्य है उसका उदय हुआ। देख लिया, ब्रह्मपुर राज्य कहां पर था? बीच में था, पूरे उत्तराखंड के बीचों बीच में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था ब्रह्मपुर। उसका उदय हो गया, मतलब वो ऊपर उठ गया अचानक से, और ब्रह्मपुर नाम के राज्य का उदय हुआ। और इस ब्रह्मपुर नाम के राज्य में जो वंश स्थापित हुआ बस उसी वंश को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर पौरव वंश। ठीक है, पौरव वंश उत्तराखंड पर शासन करने वाला दूसरा बड़ा वंशों में। अगर ऐसा नहीं कि शासन तो बहुत सब कुछ कर रहे हैं, और भी तो शासन कर रहे हैं, लेकिन बड़ा वंश जिसने उत्तराखंड पर शासन किया उसको कहते हैं पौरव वंश। पौरव वंश कब स्थापित हुआ? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। यह उत्तर हर्षवर्धन का काल माना जाएगा। जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई उसके बाद जिन्होंने शासन किया सर उनको कहा गया पौरव वंश के राजा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। अब कब तक राज करेंगे? जब तक यशोवर्मन ना आ जाए। तो लगभग 60, 70, 75 साल के आसपास की यहाँ पर राज करते हैं। अब ये जो पौरव वंश है, इस पौरव वंश को कई बार पर्वताकार वंश भी कहते हैं। मतलब जो पौरव वंश है ना, ये पौरव वंश कहाँ स्थापित हुआ? इनके राज्य का नाम क्या था? तो इनके राज्य का नाम इतिहास में कहते हैं पर्वताकार। कहते हैं कि इनका राज्य चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ था, इसलिए जो पौरव वंश के राजा थे ना उनके राज्य को पर्वताकार राज्य कहा गया। और इतिहास में उल्लेख मिलता है कि इस पर्वताकार राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? ब्रह्मपुर नाम की जगह पर थी। इसलिए हमने क्या कहा? ब्रह्मपुर राज्य का उदय हुआ। तो ऐसा हमें इतिहास में उल्लेख मिलता है कि ये जो पौरव वंश था ये पर्वताकार नाम के राज्य में स्थापित हुआ। तो राज्य का नाम क्या है? पर्वताकार। और इनकी राजधानी का उल्लेख क्या मिलता है कि सर इनकी जो राजधानी थी वो कहां पर थी? ब्रह्मपुर। अब इस वंश के बारे में कुछ बातें हम कर लेते। सबसे पहली बात कि भाई हमारे राज्य में पौरव वंश हुआ, हमको कैसे पता? जब भी कोई वंश पढ़े तो सबसे पहले क्या पढ़े? स्रोत। कहां से पता चला है कि ये वंश यहाँ पर है कि नहीं है? क्या कोई किताब है जिसमें लिखा हुआ है, या कहां से पता चला? तो पौरव वंश के बारे में हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? पौरव वंश के स्रोत क्या है? तो सबसे पहले
पौरव राजवंश के बारे में जानकारी देने वाला अगर हम पहला स्रोत देखें तो पहला सोर्स जो हमें पौरव वंश के बारे में जानकारी देता है वो क्या है? वेन सांग नाम का एक चीनी यात्री हुआ। नाम सुना होगा? ये वेन सांग नाम का चीनी यात्री लगभग 636 ईस्वी में हर्षवर्धन नाम के राजा के दरबार में गया। जो हम अभी पढ़ रहे थे हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के आसपास की ही घटना है भाई। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई उसी समय तो पौरव वंश शुरू हुआ। तो हर्षवर्धन के दरबार में एक चीन का यात्री आया था, उसका नाम था वेन सांग। पता है हमारे इतिहास की दिक्कत क्या है कि जब पौरव वंश के राजाओं ने शासन किया तो इन्होंने बस एक गलती कर दी ना। क्या गलती? कि इन्होंने लिखा नहीं इतिहास। ये बेटा लिख देते तब क्या दिक्कत थी? इन्होंने नहीं लिखा। और जब इन्होंने लिखा नहीं तो आज देखो कितना दिक्कत हो रही है। अभी तक तो कथाओं के बाढ़ लग जाते, अब कथा ही नहीं है हमारे पास, स्टोरी नहीं, हमें पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और लगे हैं हम ना स्रोत। इतिहास मतलब मैंने क्या कहा आपको पहले दिन, इतिहास मतलब कहानी। अब कहाँ है गुरु जी कहानी? है कहाँ कथा? पता तो चल ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतिहास लिखा ही नहीं। तो इन्होंने नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने नहीं लिखा। ये वेन सांग जो था ये आया भारत घूमने के लिए, और जब ये भारत आया तो ये चाइना वाले हो गए, यूरोप वाले हो गए। इनमें एक अच्छी बात ये है कि ये जहां भी जाते हैं ना उसको डायरी में लिखते रहते हैं। उसको बोलते हैं यात्रा वृतांत। तुम लिखते हो डायरी, तो कैसे पता चलेगा तुम कैसे थे? तेरे बच्चों को कैसे चलेगा पता? बच्चे तो चल देख भी लेंगे, तो नाती पोता कौन था, मेरा दादा बिक्की, अब पता कहां से चलना? तो डायरी होगी जो टक लगी पोते के हाथ में, बिक्की बेटा दादा के साथ 25 दिसंबर को क्या हुआ, 26 दिसंबर क्या हुआ। तो ये जो चीनी यात्री थे और यूरोप के जो जितने भी थे तो ये लिखते थे अपना यात्रा वृतांत। आज मैं यहाँ पहुंचा, कल मैं यहाँ पहुंचा। तो ये जो वेन सांग है इसने भी अपना यात्रा वृतांत लिखा है। यात्रा वृतांत मतलब होता है अपनी स्टोरी लिख दी, अपनी डायरी मान लो। वेन सांग का जो यात्रा वृतांत है उसका नाम है सी यू की। कहां का था? चीन का। इसके यात्रा वृतांत का नाम है ये। कुछ होता होगा इसका मतलब भी ना, सी यू की। ऐसा नहीं है ये सी यू की, ऐसा है सी क्वी क्वी, ऐसा है इसके यात्रा वृतांत का नाम। क्या हुआ मतलब? हमको क्या पता, चाइनीज भाषा है ना, सी यू की होता होगा इसका मतलब कुछ। तो इसने अपना यात्रा वृतांत लिखा, इसके यात्रा वृतांत का नाम है सी यू की। इसके यात्रा वृतांत में जो उल्लेख हमें मिलता है वो उल्लेख काफी हद तक इस राज्य से मैच होता है। तो ये राज्य था कि नहीं कैसे पता चला? एक तो इसके यात्रा वृतांत में इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा, पौरव वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का दूसरा सबसे सशक्त माध्यम है एक अभिलेख। उस अभिलेख का नाम है तालीस्वर अभिलेख। कुमाऊं से एक अभिलेख मिला है, उसको बोलते हैं तालीस्वर अभिलेख। और ये जो तालीस्वर अभिलेख है इसमें पौरव वंश के राजाओं का नाम लिखा हुआ है। तालेश्वर अभिलेख के अलावा तालेश्वर से हमें कुछ ताम्रपत्र भी मिले हैं। ताम्रपत्र समझते हैं आप? ताम्रपत्र मतलब तांबे का पत्रा, तांबे का एक टुकड़ा, और पुराने राजा महाराजा उस तांबे के टुकड़े में कुछ लिखवा देते थे। कागज नहीं था ना तो तांबे के टुकड़े में लिखवा दिया, तब हम ताम्रपत्र पढ़ते थे। जैसे तुम्हारे घर में पूजा करने वाली थाली पे लिखा हो ना ओम भूर्भ स्वाहा, ऐसा लिखा है, तो बस वैसे उसी को बोलते हैं ताम्रपत्र। तो ये राजा लोग तांबे के पत्रे में लिखा देते थे। तो पौरव वंश के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? इन दो जगह से, एक तालेश्वर अभिलेख से और दूसरा वेन सांग की यात्रा वृतांत से। ठीक बात है। अब देखो जानकारी क्या मिलती है। जानकारी कौन सी? कथा मिलती है। तो कौन सा पूरी कथा मिलेगी? थोड़ा सा तो हल्का फुल्का दिल रखने वाली बात है कि चलो सर कुछ तो मिला थोड़ा बहुत। अब देखो सबसे पहले कौन सा है? वेन सांग का यात्रा वृतांत। जब वेन सांग यहाँ यात्रा कर रहा है तो यात्रा करते समय वो भारत के अन्य कई स्थानों पर गया, और भारत के कई सारे स्थानों पर यात्रा करते समय वो जिस स्थान पर पहुंचा उसने उस समय उस स्थान का जो नाम था उस नाम को लिख दिया। अब पहचानना हमको है, पहचान सकते ना, थोड़ा कठिन होता है पर पहचानना है। जैसे वेन सांग कहेगा कि मैं एक्स नाम के स्थान पर हूं, आप बताओ कहां है वो? उसने एक जगह का नाम बताया एक्स। अब एक्स का उल्लेख करेगा कि एक्स कैसी जगह है। अब जैसे उसने लिखा कि मैं एक्स नाम के स्थान पर हूं, तब हमने कहा चलो ठीक है। अब इसका वृत्तांत लिखेगा। वृत्तांत, एक्स नाम का जो स्थान है यहाँ की शुरुआत एक चौराहे से होती है, ऐसा लिख दिया उसने। 4 सड़कें हैं, एक नीचे जा रही, एक इधर जा रही, एक उधर जा रही, कहीं लिख दिया। एक पतली सी गली जा रही है, मैं उस गली में गया, वहां कोचिंग है दोनों तरफ, ऐसा लिख दिया उसने। फिर मैं आगे गया तो वहां पे एक कॉलेज भी है, फिर वहां से ढलान है नीचे, वहां पे माइसुरी सूट शॉप है, ऐसा लिख दिया। जैसे बाई चांस ना उस समय जो कुछ भी है। तो बताओ वो कहाँ की बात कर रहा होगा? सर ये करणपुर की बात कर रहा है। कैसे पता? तो ऐसे अंदाज बोल रहा है ना, हमें पता चला अरे पतली गली, यहाँ पे कॉलेज, यहाँ पे ये जगह शायद ऐसी रही। ऐसा थोड़ी लिखेगा कोचिंग का, कोचिंग थोड़ी थी उस जमाने।
पर वो कुछ ऐसा लिख देगा कि मैं एक ऐसे स्थान पर हूं जिस स्थान पर दो छोटे छोटे पर्वत, एक बड़ी नदी। नदी को लोग बहुत पवित्र मानते हैं, दोनों तरफ दो पहाड़, बीच में नदी घाटी, और उस स्थान का एक नाम कह देगा। उसने सबसे पहले यही कहा, उसने कहा कि वेनसांग ने कहा कि हर्षवर्धन के राज्य से उत्तर दिशा की ओर चलकर, हर्षवर्धन का राज्य कहां था? कन्नौज। तो कन्नौज से कौन सी दिशा में चल रहा है? उत्तर दिशा में। कई मील दूर चलने के बाद मैं एक ऐसे स्थान पर हूं जहां एक नदी प्रवाहित होती है, जिसके दोनों तरफ दो छोटे छोटे पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहां के लोग जी इस नदी की खूब पूजा करते हैं। तब उसने उस शहर का नाम लिख दिया मोयुलो। उसे क्या लिखा? मोयुलो। तो भाई नदी है, दो पर्वत के अलावा नदी पवित्र, ऐसा कहां पर है? सर ऐसा तो हरिद्वार में ही है। तो हमने कहा सर इसका जो ये मोयुलो था ना, इसने तो नाम क्या लिख दिया? मोयुलो। तो बाद में जो ट्रांसलेटर है, जो ट्रांसलेट करते हैं चीजों को, उन्होंने कहा सर मोयुलो का हिंदी में अर्थ होता है मायापुर। और मायापुर, उन्होंने कहा जो ये मायापुर लिख रहा है ना, ये मायापुर बेसिकली इसने किसके लिए वर्ड यूज किया है? हरिद्वार के लिए। तब हमारे पास परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि हरिद्वार का पुराना नाम क्या है? तो क्या बोलोगे आप? मायापुर है। हरिद्वार के लिए वेनसांग ने क्या लिखा? मोयुलो। हरिद्वार के लिए वेनसांग ने मोयुलो लिखा है, पर उसका पुराना नाम क्या है? मायापुर। ऐसे उसने कई सारे स्थानों का उल्लेख किया है। अब नक्शा तो तुम्हारी कॉपी में है ना, अब देखो, अब अपने नक्शे पे मैच करना दोनों चीजों को। तो वेनसांग कहता है कि कन्नौज से उत्तर दिशा की तरफ कई मील की दूरी चलने के बाद मैं मोयुलो नामक स्थान पर पहुंचा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, चचा पहुंच गया हरिद्वार। इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद कह रहा है मोयुलो से, यानी हरिद्वार से पूर्व दिशा की ओर चलने पर 76 योजन की दूरी, ऐसे मतलब होते हैं उस समय के यूनिट ना, 76 मील की दूरी चलने के बाद मैं एक स्थान पर पहुंचा। अब कहां गया? हरिद्वार से पूरब। पूरब मतलब गढ़वाल की कुमाऊं, कुमाऊं की तरफ चले गया, पूर्व दिशा की तरफ गया, और मैं एक स्थान पर पहुंचा जिसका नाम, अब वो अगली जगह का नाम बोल रहे हैं। अब कह रहा मैं अगले स्थान पर पहुंचा जिसका नाम क्यू पी स्वंग ना है। चाइनीज है ना, ऐसे तो बोलेगा, इनका होता होगा इसका कुछ मतलब, चंग चौंग चंग कुछ ना कुछ, क्यू पी स्वंग ना, यहां पहुंचा बल में। तो अगला स्थान उसने क्या बताया? क्यू पी स्वंग ना। ठीक, पहले क्या बोला? मायापुर, मोयुलो, मोयुलो के बाद क्यू पी स्वंग ना। कभी फंस जाओ चाइना चुईना तो कम से कम ये 2-3 शब्द रट लेना, कुछ तो बोल पाओ ना वहां। वो कुछ भी बोले तुम्हें चिंग चौंग, तुम भी शुरू हो जाओ मोयुलो क्यू पी स्वंग ना, कुछ तो आता बोले, उसको लगेगा यार है मतलब ठीक ठाक आदमी। अब ये क्यू पी स्वंगना क्या है? तो जो ट्रांसलेटर आए उन्होंने कहा चलो रे ट्रांसलेट करो, क्यू पी स्वंगना का हिंदी में मतलब क्या होता है? तो ट्रांसलेटरों ने कहा सर क्यू पी स्वंगना का अर्थ तो होता है गोविसाण। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? गोविसाण। और जो कुछ उसने क्यू पी स्वंगना के बारे में बताया, वो सारी चीजें हमारे राज्य के जिस स्थान से मैच हो रही थी, वो जगह थी काशीपुर। उस जगह क्या बोलते? काशीपुर। देखो अपने नक्शा में सबसे नीचे बना काशीपुर, मित्रवंश। कहां था मित्रवंश? काशीपुर। तो भाई काशीपुर पहुंच गया है ना, काशीपुर के स्थान। तो क्यों, अब प्रश्न क्या? काशीपुर का पुराना नाम क्या है? सर गोविसाण। काशीपुर का पुराना नाम गोविसाण। और काशीपुर को इसने क्या कहा? वेनसांग ने क्यू पी स्वंगना, है ना, वो तो गोविसाण बोलेगा, गोविसाण तो हिंदी का वर्ड है, उसने बोला क्यू पी स्वंगना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब कह रहा कि काशीपुर से, यानी क्यू पी स्वंगना से जब मैं उत्तर की ओर चला, तो अब देखो अपना नक्शा, काशीपुर मित्रवंश से जब मैं उत्तर की ओर चला तो एक स्थान पर पहुंचा, और उसका नाम उसने बोला पोलो की मो पोलो। पोलो की मो पोलो। ये शब्द ना थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने दो, याद नहीं करना, घर में रट्टा मत मारना, पोलो 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 ऐसा रट्टा नहीं मारना। एक ही है पो वाला, एक ही है क्यू वाला, ठीक है। और ऐसा नहीं आता प्रश्न के बीच में बदल दे, पोलो मो की कर दे इसको, ऐसा नहीं। अगर लिख दिया फ्लो में तो पूरा ही लिखेगा। तीसरा शब्द जो उसने यूज किया पोलो कीमो पोलो, और हमारे इतिहासकारों ने जब इस शब्द का अर्थ निकाला तो उन्होंने कहा सर इसका अर्थ तो होता है ब्रह्मपुर। बना रखा ना तुमने ब्रह्मपुर। तो अब ये भाई साहब ब्रह्मपुर राज्य में पहुंच गया। तो हमारा नक्शा और भाई की किताब मैच हो रही है। तो हमने कहा ठीक है सही जा रहे, हम गलत नहीं जा रहे ना। तो पोलो कीमो पोलो, वेनसांग ने ब्रह्मपुर राज्य के लिए कौन सा नाम लिखा है? पोलो कीमो पोलो, ऐसा लिखा उसने, पोलो कीमो पोलो। ऐसे बताया उसने अलग अलग चीजों के बारे में। मोयुलो मायापुर जी, क्यू पी स्वंगना गोविसाण काशीपुर, पोलो कीमो पोलो कहां पहुंचा? ब्रह्मपुर। अब इसके बाद जो बताया वहां मजा आया। अब इसने कहा कि अब मैं ब्रह्मपुर राज्य में हूं, यहाँ कुछ राजा है, थोड़ा बहुत बताया उनके बारे में, नाम नहीं लिखा उसने राजाओं का,
तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। तो हमने कहा चल कुछ तो है ना, मतलब हमारा नक्शा ठीक तो चल रहा है कम से कम। फिर कहता है कि पोलो किमो पोलो के उत्तर दिशा में, इसके भी उत्तर दिशा में जब मैं चला तो वहां पर उसने कहा मुझे एक और राज्य मिला, उसका नाम उसे बोल दिया सु फ ला ना की ता ओ एह, ये बना अगला सुफला ना की ताओ, ये ऐसे बोलते हैं चाइनीज लोग, सुफला की तनाओ जो भी है। तो अब इसने कहा मैं इस राज्य में हूं। अब हमने कहा सर बनाओ इसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो सुफल ना की ताओ, इसका जब हिंदी ट्रांसलेशन किया गया तो निकला सुवर्ण गोत्र। इससे क्या निकला? सुवर्ण गोत्र, ये नाम निकला, बनाया ना सुवर्ण गोत्र। तो जो भौगोलिक स्थिति हम बना रहे थे पौरव वंश के समय इस राज्य की, लगभग वही भौगोलिक स्थिति वेनसांग ने अपने किताब में बताई है कि ऐसे यहां पर राज्य बने हुए थे। हाँ, वेनसांग ये नहीं बताया कि यहां पर कौन राजा है कौन क्या है, नाम नहीं बताया उसने, पर ये तो बता दिया। देखो क्या बताया उसने, मोयुलो में पवित्र नदी गंगा, उसकी बहुत पूजा कर रहे हैं लोग। क्यूपिसौना गोविसाण, यहां पर बौद्ध धर्म के लोगों के स्तूप बने हुए हैं। हीनयान और महायान संप्रदाय के बौद्ध भिक्षु रह रहे हैं। पोलो किमो पोलो, यहाँ पर राजशाही चल रही है, राजा लोग चल रहे हैं, पौरव वंश के राजा। पौरव तो हमने कहा उनको। सुफला ना की ताओ मतलब कौन सा राज्य? सुवर्ण गोत्र। अब इस सुवर्ण गोत्र राज्य के बारे में 2-3 बातें याद रखना। इतिहास में ये माना जाता है, चाहे वो हर्षवर्धन जब आया उसने भी कहा और वेनसांग जब आया उसने भी कहा कि सुवर्ण गोत्र नाम का जो राज्य है, यह राज्य सुवर्ण गोत्र क्यों है इसका नाम? तो इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि यह स्वर्ण का उत्पादक राष्ट्र था। स्वर्ण मतलब सोना, उत्पादक मतलब सर यहां सोने का प्रोडक्शन होता था। स्वर्ण का उत्पादक राष्ट्र। जब तक हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो कम से कम गोरखाओं के शासनकाल तक ये कथा प्रचलित है कि उत्तराखंड में खासकर गढ़वाल में सोना मिलता है बहुत सारा। मिला नहीं हमको कहीं, पर मिलता है, बल इतिहास में उल्लेख मिलता है। मुगल कालीन इतिहासकारों ने लिखा, जो मुगल काल के इतिहासकार थे ना, उन्होंने लिखा गढ़वाल में सोने के वृक्ष पाए जाते हैं, पेड़ पे होता बल सोना। और जो हमारे गढ़वाल राज्य के जितने भी राजा हैं उन्होंने बार बार अपने साहित्य में लिखवाया है कि गढ़वाल के राजा, उनकी फेमस एक कहावत है कि गढ़वाल के राजा सोने के बर्तन में खाना खाते हैं। सोने के, तुम खाते सोने के बर्तन? किसमें? स्टील में चल रहा। ये तो कुल मेरे को भी बोला, कल बोला बल क्या बोलते, पत्तल नहीं होता, मेरे को बोले यहाँ पत्तल का डब्बा ला दो गुरुजी। अब गुरुजी के लिए स्टील की तो ला, कब स्टील की भी नहीं, गत्ते का ना, क्या बोलते उसको, डिस्पोजल, प्लास्टिक में खा रहे तो है ना। तो अब क्या करना, तो राजा नहीं है। और ये किसमें खाते बोले? सोने के बर्तन में। ये नहीं है बड़ी बात, परमार वंश के राजाओं के बारे में बड़ी बात यह है कि वो सोने के बर्तन में खाना खाते, और जिसमें एक बार खाते दोबारा नहीं खाते। भाई साहब तो मजाक, तुम खाते उसमें दोबारा, रोज खारा लगा है धुलने पे, रोज उसी में खारा, क्या करना, तो इतना पैसा थोड़ी है। अब परमार वंश के राजा पे क्या बोल रहे, सोने के बर्तन में खाया खाना, फेंक इसको, झूठा हो गया ये, वो झूठा मानते थे उसको। अब कहां से आएगा इतना सोना? सोने के बर्तन में खाना खाया, सीधा थाली, नीचे रहना था, हमने बैठा हुआ नहीं, जैसी फेंका पकड़ गए तो चलो घर, हम भी बन जाते। तो स्वर्ण के साथ उत्तराखंड का बड़ा कनेक्शन जुड़ा है। और जब वेनसांग आया तो उसने भी कहा कि यहाँ एक राज्य है सुवर्ण गोत्र। अगर कभी पेपर में आए कि उत्तराखंड में प्राचीन इतिहास के अंदर स्वर्ण का उत्पादक राष्ट्र किसको मानते थे? सुवर्ण गोत्र। यहाँ सोने का उत्पादन होता था। दूसरी बड़ी बात क्या कही गई है सुवर्ण गोत्र राज्य के बारे में? वेनसांग ने बताई, हर्षवर्धन ने भी बताई कि सुवर्ण गोत्र नाम का जो राज्य है, इस राज्य का राजा सदैव एक महिला होती है। उन्होंने कहा राजा लड़का नहीं है, यहाँ तो महिलाओं का शासन है। तो क्योंकि सुवर्ण गोत्र राज्य पर स्त्रियों का या महिलाओं का अधिकार होना पाया जाता है, इसलिए सुवर्ण गोत्र नाम के राज्य को स्त्री राज्य भी कहते हैं। स्त्री राज्य, ये 2 फैक्ट बन गए तुम्हारे कि उत्तराखंड में किस राज्य को स्त्री राज्य कहा जाता है। तो क्या कहोगे? सुवर्ण गोत्र नाम का जो राज्य है, इस राज्य को स्त्री राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? स्त्री राज्य। जो ये सुवर्ण गोत्र नाम का राज्य है, इस राज्य को हमारे उत्तराखंड के अंदर स्त्री राज्य के नाम से जाना जाता है। तो उसने इसका उल्लेख दे दिया। ठीक है, सुपालन की तो सुवर्ण गोत्र, स्वर्ण का उत्पादक राष्ट्र। फिर कल्याण वर्मन वगैरह के भी राज्य हैं, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। जो कल्याण वर्मन का राज्य है, चलो यही लिख दो जब लिख रहे हो। ये वेनसांग का वृतांत नहीं है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं।
इसके ऊपर आपको कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है? कल्याण वर्मन। कल्याण वर्मन एक राजा का नाम था और कल्याण वर्मन नाम का जो राजा था इसके राज्य की राजधानी थी पलेठी। पलेठी बेसिकली टिहरी गढ़वाल, टिहरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक गांव का नाम है पलेठी। और कहते हैं कि टिहरी जिले का जो पलेठी है वो कल्याण वर्मन नाम के राजा की राजधानी हुआ करती थी और कल्याण वर्मन ने इसी पलेठी में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपको उत्तराखंड के सूर्य मंदिर बहुत ध्यान में रखने हैं। हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं। उन सूर्य मंदिरों में सबसे पुराना सूर्य मंदिर माना जाता है पलेठी का सूर्य मंदिर। और ये जो पलेठी का सूर्य मंदिर है यह किस राजा के द्वारा बनाया गया? कल्याण वर्मन। पहले पुराने जमाने तो खूब आता था क्वेश्चन, खानदानी क्वेश्चन था, पलेठी सूर्य मंदिर कहाँ है? टिहरी में है जी। ठीक है, पलेठी का सूर्य मंदिर, यह मंदिर कल्याण वर्मन नाम के ही एक शासक के द्वारा बनाया गया क्योंकि पलेठी उसके राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये वैनसांग है जो थोड़ा थोड़ा हमें इस राजवंश के बारे में बता दे रहा है कि भैया हल्का फुल्का उसने बता दिया। तो एक तो हमें इस वंश की जानकारी कहां से मिल गई? वैनसांग की यात्रा वृत्तांत से। और जानकारी कहां से मिलती है? तालेश्वर। तो कुमाऊं के अंदर तालेश्वर नाम के स्थान से एक अभिलेख मिला। अब तालेश्वर नाम का जो अभिलेख है उस अभिलेख में पौरव वंश के राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, बाकायदा नाम लिखे हुए हैं। कहानी तो अभी भी नहीं आएगी पर कम से कम नाम तो पता चलेगा। तो तालेश्वर अभिलेख है जो किसके बारे में जानकारी देता है? पौरव वंश के राजाओं के बारे में जानकारी देता है। तालेश्वर अभिलेख के बारे में दो बातें याद रखो। एक तो ये अभिलेख किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। आप बताओ कुनिंदों के बारे में जानकारी किसने दी? कुनिंदों के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख कालसी अभिलेख। और पौरवों के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख संस्कृत मतलब भाषा है उसकी, तालेश्वर। अच्छा, तालेश्वर अभिलेख की विशेषता क्या है कि ये संस्कृत का पहला अभिलेख है जो उत्तराखंड से मिला है। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। वाई के गुप्ते इस आदमी ने 1915 में इसको ढूंढा था। 1915 में वाई के गुप्ते नाम के आदमी ने इस तालेश्वर अभिलेख को ढूंढ के निकाला था। ठीक है, और इस तालेश्वर अभिलेख से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? पौरव वंश की जानकारी मिलती है। कैसे मिलती है? तो सर कैसे क्या मिलती है? उसमें नाम लिखे हैं कुछ राजाओं के, पौरव वंश के राजाओं के वहां लिखे हैं नाम। और जब पौरव वंश के राजाओं के नाम लिखे तभी तो हमें पौरव वंश के राजाओं के नाम पता चले। देखो अब ध्यान से पढ़ना इसको। तालेश्वर अभिलेख में जिन पौरव वंशी राजाओं का नाम लिखा है उसमें सबसे पहला नाम है विष्णु वर्मन। ये लिखा है पहले राजा का नाम। तालेश्वर अभिलेख में राजाओं की सूची मिली है, हमें नाम लिखा है राजाओं का। सबसे पहला राजा जिसका नाम वहां लिखा है विष्णु वर्मन। फिर विष्णु वर्मन के नीचे तालेश्वर अभिलेख में एक और राजा का नाम लिखा है, उसका नाम है वृष वर्मन। पहले लिखा है विष्णु वर्मन, फिर लिखा है वृष वर्मन, फिर नीचे लिखा है एक नाम और अग्नि वर्मन। फिर नीचे एक नाम लिखा है राजा का, उसका नाम है द्युति वर्मन। फिर एक राजा का नाम लिखा है विष्णु वर्मन। विष्णु वर्मन कितनी बार आ गया? तो ये जो दूसरी बार वाला है ना इसको सेकंड कहते हैं, सेकंड। विष्णु वर्मन द्वितीय, विष्णु वर्मन द्वितीय। ऐसे 2 और 2 4 और 1 5। तालेश्वर अभिलेख में कितने पौरव वंशी राजाओं का नाम लिखा है? 5 पौरव वंशी राजाओं का नाम लिखा है। पहले वाले का नाम विष्णु वर्मन, लास्ट वाले का नाम भी विष्णु वर्मन, पर लास्ट वाले को क्या लिखा? विष्णु वर्मन द्वितीय। क्यों लिखा? उसका नाम क्या था? उसका नाम तो विष्णु वर्मन ही था, द्वितीय थोड़ी था। जैसे तुम्हारा नाम माने कुछ भी है, मान लो आपका नाम अंकित है तो क्या तुम्हारी फैमिली में आज तक नहीं हुआ कोई अंकित? क्या पता तुम्हारा परदादा भी था अंकित, तो तुम ऐसे बोलो मैं अंकित द्वितीय, द्वितीय थोड़ी बोलते हैं ना। ये हम लिख रहे हैं, ऐसा मत समझना उसका नाम है विष्णु वर्मन द्वितीय। ये हमने लिखा कि भाई 2 बार आ गया। अब मान लो दादा परदादा का नाम तुम में से ऐसा है कोई, तेरा नाम क्या? गुल्लू षष्ठ, गुल्लू पंचम। अबे भाई पंचम मतलब 5वीं बार आ गया वो नाम, तो नाम उसका विष्णु वर्मन ही है। तो कितने राजाओं के नाम लिखे हैं? टोटल मिला के 5 राजाओं के नाम। अब देखो जी, आज बनोगे इतिहासकार। अब जब इसको देखा हमने, जब हमने पौरव वंश के राजाओं की इस अभिलेख को देखा तो उसमें 5 राजाओं के नाम लिखे। सबसे पहले राजा का नाम क्या है? विष्णु वर्मन। तो विष्णु वर्मन के नाम में सिर्फ लिखा है विष्णु वर्मन।
उसके बाद वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन, विष्णुवर्मन द्वितीय। पहली चीज जो ढूंढी गई कि ये अभिलेख जो है ना, तालेश्वर अभिलेख, ये किस राजा का है, पहला ये ढूंढा गया। पहले हमने सोचा यार किसने बनाया ये अभिलेख, किसने लिखा है ये नाम। तो अब जरा ध्यान से सोचो, क्या ये अभिलेख विष्णुवर्मन का हो सकता है? विष्णुवर्मन के चांस है होने के? नहीं ना, इसके तो हो ही नहीं सकता। कैसे कि विष्णुवर्मन को अपने बेटे का नाम पता होगा, उसके बेटे का नाम चलो भाई साहब पता होगा, और उसके बेटे का नाम, तेरे पोते का नाम क्या है, क्या पता, मेरे को क्या पता ना, तेरे पोते के पोते के पोते, अबे पागल है क्या मास्टर यार, क्या बात करो। तो भाई साहब इसका तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि इसका होता तो इसको कैसे पता कि बेटे के बेटे के बेटे के बेटे का नाम क्या है। अबे 200 साल थोड़ी जिया होगा भाई, तो इसका तो हो नहीं सकता। अब देखो इसका लग रहा चांस तुम्हें, बेटा, पोता, पोते का बेटा, अरे भाई साहब इतना नहीं होता ना। अब पोते का बेटा अगर दे के भी लिया तो राजा बन गया हो पहले, नहीं ना। आप समझो, वृषवर्मन का एक ही बेटा थोड़ी होगा, राजा का एक ही बेटा थोड़ी होता, लाइन लगी रहती वहां, तो एक बनता उनमें से राजा, अब फिर उसके भी लाइन लगी है, एक बन रहा है राजा, तो कौन बना, तो इसका भी नहीं हो सकता। इस पर बड़ा डिबेट हुआ कि ये अभिलेख किसका है, अग्निवर्मन का या द्युतिवर्मन का, किस राजा का ये अभिलेख होगा। इस पर खूब डिबेट हुआ। तो इतिहासकार इस मत पर पहुंचे कि जो हमारा तालेश्वर अभिलेख है वो जिस राजा का है उसका नाम है द्युतिवर्मन। है किसका ये? तो पहली बात ये याद रखना, आपके आयोग ने प्रश्न पूछा कि जो तालेश्वर अभिलेख है वह किस शासक का है किस राजा का। तो जिस राजा ने वो अभिलेख लिखवाया उसका नाम है द्युतिवर्मन। तालेश्वर अभिलेख द्युतिवर्मन नामक राजा का है। पहली बात तो ये याद रखनी, तालेश्वर अभिलेख द्युतिवर्मन नाम के राजा का है, ठीक है। दूसरी बात देखो, विष्णुवर्मन का नाम लिखा है सीधा विष्णुवर्मन, वही बात आ गई कल वाली, तेरा नाम क्या है, विष्णुवर्मन, सीधा। तेरे से पूछते तेरा नाम तो क्या बोलता तू, विक्की बोलता कि श्री विक्की बोलता? श्री क्यों नहीं लगाता, फील नहीं है नहीं ना, तू श्री है ही नहीं अभी तो, नहीं है ना, तुम भी थोड़ी लगाते ना भाई, तेरा नाम क्या है, सर मेरा नाम अंकित, कैसे बोलते श्री अंकित, श्री थोड़ी लगाओगे। तो जब श्री हो जाओगे तो लगा लोगे अपने आप। तो श्री होने के लिए नौकरी लगनी पड़ती, ऐसे थोड़ा लगता श्री लगा रहे, श्री बेरोजगार आदमी का क्या श्री, तो इसका कोई श्री नहीं लगा, कुछ नहीं, श्री सूरी कुछ नहीं, इसका भी कोई श्री नहीं। ये जो दोनों है अग्निवर्मन और जो द्युतिवर्मन नाम के राजा है, इनके नाम के आगे डायरेक्ट नाम नहीं लिखा है, इनके नाम के आगे लिखा है, ये देखो, परम भट्टारक एक ही लाइन है, जगह कम है तब लिख रहा मैं नीचे, परम भट्टारक महाराजाधिराज। पहले तो लिखा ही नहीं, जब लिखा तो इतना बड़ा लिख दिया सीधा, परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री द्युतिवर्मन महाराज। ये अब आया फील ना भाई साहब, ये है कुछ। और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, उपाधियां झूठ नहीं होती है, होती तो तुम भी लगा देते। इतिहास में इतिहास को समझने का सबसे आसान तरीका यही है। आप हिस्ट्री को तभी समझ पाएंगे अच्छे से जब आप ये समझ लें कि प्रत्येक सभ्यता अपने में सबसे ज्यादा विकसित है। ये समझो, है ऐसा कि नहीं है? सबसे ज्यादा विकसित हर सभ्यता अपने में सबसे ज्यादा पीक पर होती है। आप बताओ कि जितने लोगों को तुमने आज तक देखा है उनमें सबसे ज्यादा मॉडर्न कौन लगते हैं तुम्हें? सबसे ज्यादा मॉडर्न कौन है? तुम ही ना। तुम अपने से ज्यादा मॉडर्न मानते, मम्मी पापा तो नहीं ना। अब क्या मानोगे? सबसे ज्यादा मॉडर्न हम हैं। और विडंबना देखो, एक दिन तुमको बूढ़ा कहेंगे लोग, पुराना जमाना का कहेंगे, तुम्हारे खिल्ली उड़ाई जाएगी, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, भाई चलना दादा अपने जमाने की बात कर रहा है। और कोई तुमको कहेगा कि तुम ओल्ड फैशन्ड थे, तो कैसा लगेगा तुमको? कभी ना कभी तो कहा जाएगा ना आपको। जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, पोते हो जाएंगे, तो वो खिल्ली उड़ाएंगे, ये दादा देख 3G चलाता था, 4G क्या चलता आजकल, 5G, तब यहाँ 10G हो जाएगा ना कुछ, तब तक 10G चल। अबे दादा तुम्हारे जमाने, अब फोटो देखे क्या खत्म है, और जबकि सबसे लेटेस्ट कैमरा है हमारे पास अभी, और तब तक और लेटेस्ट हो जाएंगे तो वो आपको दरकिनार कर देंगे, साइड कर देंगे। तो हर सभ्यता अपने में सबसे ज्यादा विकसित है। तो आप ये मत समझो कि हम मॉडर्न है ये खत्म थे ना जी। जितने विकसित हम अपने में है उतने ही विकसित ये लोग भी स्वयं में थे। हर सभ्यता जब भी आगे बढ़ेगी अपने आप में सबसे ज्यादा विकसित होगी। मैं अपने आप को अभी इसी जमाने का मानता हूँ, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि यार अभी मेरा जमाना गया थोड़ी, लेकिन मेरे भाई के बच्चे हैं छोटे छोटे, भतीजे वो मेरे पे हंसते रहते हैं, बात बात पे हंसते रहते, अब चाचा खत्म है बोल। तू अजीब लगता ना भाई सुन के ना, होता कुछ नहीं, तुम्हारे साथ भी आने वाला ही दौर, रुको थोड़ा वेट करो तुम। वो उसके दोस्त आते हैं कई बार उसके घर पे, उसने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखा है मेरे को, जब मेरे दोस्त आए यहाँ पे मत आना बेइज्जती करवाने के लिए। अबे मैंने कहा यार तेरे दोस्त मेरे दोस्त, उसने कहा हो ही नहीं सकते, तुम अलग बात कर रहे, पढ़ाई लिखाई क्या लगा, साइड में हो जाओ। तो मेरे को बैठने नहीं देता। कई बार मैंने कोशिश करी उसके दोस्तों के साथ बैठ जाऊं, वो इंटरेस्टेड है ही नहीं,
वो मेरे को ऐसे देखते हैं जैसे मैं अपने दादा को देखता था। जैसे कहीं बैठ गए, दादा दादी ताई, मेरे दोस्त आते थे, ताई वहां नुक 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 आ जाए, मैं हाथ जोड़, ताई जा यार यहाँ से, लगी है ताई, किसका बेटा है, क्या तेरे को क्या मतलब ना। अब वो मेरे को बोलते ऐसे, जैसे मैंने कई बार जानने की कोशिश करी। ऐसे ही उसके दोस्त से पूछ लिया, मेरी कॉलोनी के 2 कॉलोनी पीछे रहता है, मैं ऐसे ही नॉर्मली पूछ लिया। मैंने कहा तू कहाँ रहता है, उसने सीधा जवाब दिया आपको क्या मतलब है। अब मैं बोला यार ये क्या खबर है ना। उसने कहा आपको क्या मतलब, मैं आपसे मिलने आया नहीं, मेरा दोस्त है ये, मुझे खेलना है हन्नी के साथ, तुमको क्या मतलब, जाओ खत्म। अबे यार भाई कैसे हो तुम। अब जब हमारा अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पुराने जमाने का हूं बल, और मैं इस बात को मान ही नहीं पा रहा। ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा बेटा, हंसो मत, तुम्हारे साथ भी होगा, तुमको भी बोलेंगे पुराने जमाने का, तो कैसे एक्सेप्ट करें, जबकि अपने समय में हम सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। ऐसे आने वाली, तो ये नहीं सोचना, ऐसा मत सोचो आप कि इनकी कहानी कुछ और होगी, ये पुराने जमाने की, ना जी। जब इनका जमाना था तो तब ये ऐसे ही थे जैसे हम हैं, सबसे पीक पर थे, सबसे टॉप पर। तो कोई भी उपाधि झूठ नहीं होती, अगर किसी ने लगाई है ना, सच लगाई है। तो यहाँ द्युतिवर्मन नाम का जो राजा था, इसमें ये उपाधि लगी है, इसके में भी ये उपाधि लगी है। अब देखो यहां से इतिहासकारों ने क्या मत निकाला। इतिहासकारों ने कहा कि देखो शुरू के 2 राजाओं में उपाधि नहीं है, इसका मतलब ये शुरू के 2 राजा उस समय के राजा है। सुनो मेरी बात को, ये 2 राजा उस समय राजा रहे होंगे जब भारत का राजा कौन था, हर्षवर्धन था। क्योंकि हर्षवर्धन भारत का राजा था, तो उस समय राजा तो थे पर सामंत थे, तो उन्होंने कहा ये सामंतवादी युग के राजा रहे होंगे। यहां आते आते हर्षवर्धन मर गया होगा, तो इन्होंने स्वतंत्र सत्ता हासिल कर दी, तो अपनी उपाधि भी लगा दी। तो हमारी कहानी मतलब ठीक ठाक मैच हो रही ना। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमें ज्यादा पता होता नहीं है, मेन बात यह है। और जब ज्यादा पता होता नहीं तो तुक्के पे थोड़ा ज्यादा इतिहास पढ़ते हैं। तो इन चीजों, बस देखो जी, जो कुछ मिला तुम्हारे सामने है, इसके अलावा कुछ ताम्रपत्र हैं जो और मिले हैं। अब इनके आधार पर हमको इस वंश के बारे में कुछ संकल्पनाएं बनानी है, कुछ हाइपोथेसिस तैयार करेंगे हम। लिखत कुछ नहीं है, किसी किताब में कोई कहानी नहीं लिखी है, जो मिल गया वो तुम्हारे सामने है, और इसके आधार पर पढ़ो जी इस पूरे वंश को, इस पूरे वंश को ही इसके आधार पर पढ़ना है। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पौरव वंश के बारे में क्या क्या रहा होगा, तो इसके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। चलो लिखो आप क्या क्या निष्कर्ष निकलेंगे, ठीक है। पौरव वंश के बारे में क्या क्या बातें हैं जो हमको पता चलती है इसके आधार पर, ठीक है। पौरव वंश के बारे में क्या रिजल्ट निकला, पहला पॉइंट देखो सामने तुम्हारे, पहला पॉइंट ऐसा माना जाता है कि पौरव वंश के बारे में देखो, पहला राजा कौन है, विष्णु वर्मन, दूसरा वर्मन, तीसरा वर्मन, चौथा वर्मन, सबके सब वर्मन। और पिछला वंश कौन सा पड़ा, कुणिंद। पहला राजा मगधत, दूसरा शिवपालित, तीसरा अमोदभूति, अगला भानु, रावण। अबे तुम एक फैमिली के थे क्या, पता नहीं, हो सकता है रहे हो पर पता नहीं। यहां नाम से पहली चीज क्या क्लियर हो रही है कि जब पौरवों ने शासन करना शुरू किया, उसी समय हमारे राज्य में वंशानुगत शासन प्रणाली शुरू हुई। वंशानुगत समझते हो, राजा का बेटा ही राजा, राजा का बेटा ही राजा। तो पहला पॉइंट आप लिखना, पौरव वंश में वंशानुगत शासन प्रणाली प्रारंभ हुई, या फिर वंशानुगत शासन प्रणाली की व्यवस्था। पौरवों के बारे में पहली चीज क्या पता चलती है, वंशानुगत शासन प्रणाली व्यवस्था। पौरव वंश के समय शासन व्यवस्था कैसी थी, वंशानुगत। पौरव वंश के समय वंशानुगत शासन प्रणाली की व्यवस्था हमें दिखाई देती है। वंशानुगत शासन प्रणाली की व्यवस्था हमें दिखाई देती है, पहली चीज। दूसरा चीज ये देखो, ये क्या है भाइयों, परम भट्टारक उपाधि तो है, पर उपाधि में जैसे श्री, श्रीमान, थोड़ा महाराज, महाराजाधिराज, यहां तो भयंकर लिख रखा परम भट्टारक और महाराजाधिराज। परम भट्टारक का अर्थ है ईश्वर का पुत्र। तो ये बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं कि भगवान का बेटा श्री महाराज द्युतिवर्मन। कौन है वो, भगवान का बेटा है। अब बताओ जरा, तुम में से किसी को बोल दे कि ये भगवान का बेटा है, या तुमको अगर पता चलता है कहीं से कि मैं भगवान हूं, या उसका अवतार अंश कुछ भी पता चला, तो क्या होगा। तो खुद से सोचो, हमें ये पता चल जाए कि हमारे आसपास में कोई ऐसा है जो भगवान का अवतार है या भगवान का अंश। अब छोड़ गुरु सी, बस अब उसके पैरों में पड़ जाओ ना, हे भगवान बस कर दे कुछ ना, भगवान। अब मैं क्यों तैयारी करूं, मेरे को पता चले ये भगवान है, या इसको पता चले भगवान हूं, तो इसको कुछ नहीं, बस तू वो दे यार, क्या बोलते उसको, शराप ना, वरदान ना, मेरे को वरदान दो, मेरे पेपर निकल जाए, क्यों करी तो तैयारी।
तो अगर आपको ये पता लग जाए कि कोई व्यक्ति भगवान का अवतार है, तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ है आप उसको ईश्वर ही मानोगे। तो जहां पर राजाओं को ईश्वर की तरह ट्रीट किया जाता है, हमारे राज्य में ये कॉमन सी बात है। इसके बाद जो वंश हम पढ़ेंगे, इसके आगे जाकर के अगला वंश जो आप पढ़ोगे एक दो वंशों के बाद, उसमें आप परमार वंश पढ़ते हैं, परमार। तो परमार वंश में भी यही कहानी है, वहां पर भी राजा को ईश्वर मानते हैं, भगवान। और जब राजा ईश्वर है तो उससे बढ़कर के क्या होगा? तो अब आप नीचे से अगला पॉइंट लिखना, इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? राजा का दैवीय शक्ति सिद्धांत। तो परमार वंश में दूसरी चीज क्या मिलती है? राजा का दैवीय शक्ति सिद्धांत। राजा का दैवीय शक्ति सिद्धांत। पौरव वंश में हमें जो दूसरी बात पता चलती है वो क्या? वो ये कि राजा का दैवीय शक्ति सिद्धांत प्रचलन में था। इसका मतलब ये माना जाता था, पौरवों के जमाने ये माना जाता था कि राजा के पास क्या है? दैवीय शक्ति है। दैवीय शक्ति मतलब देवता वाली शक्ति है। तो राजा के दैवीय शक्ति सिद्धांत का स्वरूप हमें पौरवों में देखने को मिला। इसके अलावा पौरव वंश में और क्या चीज मिली? दैवीय शक्ति सिद्धांत तो मिला ही मिला, और क्या मिला? वंशानुगत शासन व्यवस्था। इनके आधार पर हमने रिजल्ट निकाले कि शासन व्यवस्था वंशानुगत रही होगी, और राजा का ऐसा मानते थे कि राजा है यार, उसके पास कोई ना कोई पावर तो होगी, तो राजा का दैवीय शक्ति सिद्धांत ये भी प्रचलन में था। दो बातें हो गई। तीसरी बात, तालेश्वर से कुछ ताम्रपत्र मिले हैं, और तालेश्वर के ताम्रपत्रों से कुछ चीजें प्रूफ होती है। क्या? कि तालेश्वर के ताम्रपत्रों में ये उल्लेख मिलता है कि पौरव वंश के समय राज्य की जो भी भूमि थी, मेरी एक बात का जवाब दो, इतिहास के प्राचीन, वर्तमान और भविष्य में सभी युद्धों का सबसे प्रमुख कारण क्या था? सारी लड़ाई झगड़े किसके चक्कर में हुए हैं? आज भी किसके चक्कर में, और आगे भी किसके चक्कर में? बस यही तो है। और बताओ, ढूंढो आप इतिहास का कोई युद्ध जो जमीन के चक्कर में ना हुआ हो। है ही नहीं। हर लड़ाई, भारत और पाकिस्तान, भारत चीन, ये यूक्रेन, अबे तुम्हारी लड़ाई किसी की है? भूमि। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भूमि। इसी के चक्कर में सबके सब लड़ते रहे, आज भी लड़ रहे, भविष्य में भी लड़ेंगे। तो जो भूमि है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके चक्कर में तो मरने मारने को तैयार है सब। तो पौरव वंश के ताम्रपत्रों से उल्लेख मिला कि इनके समय जो भूमि थी, उस भूमि का स्वामी कौन था? तो ताम्रपत्रों से पता चला कि भूमि का स्वामी कौन था? राजा। सारी जमीन का मालिक कौन होता था? राजा। राज्य की संपूर्ण भूमि का स्वामी राजा हुआ करता था। जो राजा है उसको राजा क्यों बोला? जो भी राजा हुआ ना उसको राजा क्यों बोला? बाजा क्यों नहीं बोला? बाजा बोलते बाजा ही तक पता उसका नाम। देखो भाई, नाम ना हमारी सभ्यता में जो नाम रखे बहुत सोच के रखे गए, बहुत सोच विचार करके नाम रखे गए। एक भी नाम गलत नहीं है, और ऐसा ही नहीं कि तुक्के में रख दिया इसका नाम राजा है, कुछ तो लॉजिक रहा होगा ना। एक का नाम रखा है हमने कुत्ता, उसका नाम कुत्ता है। क्यों है उसका नाम कुत्ता? क्योंकि वो कुत्ता ही है ना। सच में देखो तो आप कुत्ते को कुत्ता क्यों बोलते? क्योंकि है ही वो कुत्ता। तो 10 बार लात मार तो वहीं आएगा, बार बार मारो तो कुत्ता कुत्ता ही है वो। तभी तो रखा, सोच के रखा ना, किसी एक ने नहीं रखा, कई पीढ़ियों ने सोच समझ के रखा। भाई इसका नाम क्या है? कुत्ता। उसका नाम बिल्ली क्यों नहीं रखा? बिल्ली कैसे रखते? भाई वो कुत्ता है यार, कुत्ता है ना। कुत्ता किसको बोलते? तुम किसको बोलते? वो कुत्ते। कुत्ते मतलब वैसे हरकत रहती है जिसकी, लगा है तो बार बार अब भाग अब भाग। तुम 10 बार ना, हमारे गांव में सुएटा होता, सुएटा देख रखा, उससे भी मारोगे कुत्ता को फिर भी आएगा वहां, तब रखा उसका नाम कुत्ता। तो राजा का नाम राजा क्यों है? राजा का नाम राजा इसलिए है क्योंकि राजा के पास एक अधिकार है जो किसी के पास नहीं है, और वो अधिकार है राजस्व लेने का अधिकार। राजस्व मतलब क्या होता है? टैक्स। सिर्फ कौन टैक्स ले सकता है? राजा। मैं लूंगा तो दोगे? बेटा गुरुजी हूं ना तुम्हारा वाला, गुरुजी जब भाड़ में। ऐसा है भैया, जब बात है टैक्स की तो एक को ही देंगे। भारत सरकार को टैक्स दे रहे ना, क्योंकि वो राजा है। मेरे को दे दोगे? कल से 5-5 रुपए दे दोगे? अरे भाई गुरुजी ऐसा यार ना, दिमाग खराब मत कर भाई। मैं भी नहीं दूंगा अपने गुरुजी को। भाई वह पागल है क्या भाई? किसी को दे दोगे आप टैक्स? किसी ने कहा कि चल भाई तुम पे टैक्स लगा रहे। भाई जी, टैक्स का अधिकार सिर्फ राजा के पास होता है। तो क्योंकि उसके पास राजस्व का हक होता है, इसलिए उसको राजा कहते हैं। अब कौन सा वंश है? पौरव। इस पौरव वंश में तालेश्वर के ताम्रपत्रों के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि इस वंश के समय राजा अपनी प्रजा पर 3 प्रकार के टैक्स लगाता था। ऐसा उल्लेख मिला हमको कि राजा जो है वो अपनी प्रजा पर 3 प्रकार के मुख्य कर अप्लाई करता था। जिन 3 प्रकार के करों का उल्लेख तालेश्वर के ताम्रपत्रों में किया गया है, उसमें पहला कर को बोलते हैं भाग, दूसरे कर को भोग कहते हैं, भोग, हिरण्य भी कहते हैं इस दूसरे कर को कई बार, और तीसरे प्रकार के कर को कहते हैं बलि।
भाग, भोग और बलि, ये पौरव वंश के समय लिए जाने वाले 3 प्रमुख कर माने जाते हैं। तो पौरव वंश के समय कितने प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है? तो आप कहेंगे जी 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है सर। एक है भाग, एक है भोग, भोग को क्या भी बोलते हैं, हिरण्य, और तीसरा है बलि। सर भाग क्या था? तो भाग भूमि पर लगने वाला कर था, भूमि कर। भोग व्यापार पर लगने वाला कर था, और बलि वो धार्मिक आधार पर कभी कभी राजा कर लगा देते थे। जैसे आपकी जमीन है तो जितनी ज्यादा जमीन उतना ज्यादा भाग लगेगा, जितना ज्यादा व्यापार करोगे उतना ज्यादा भोग लगेगा। और धार्मिक कर, धार्मिक कर का मतलब जैसे मान लो राजा पूजा करता है शिव जी की, और तुम कर रहे नरसिंह, ला 10 रुपए निकाल, 10 रुपया किस चीज के? शिव जी पूछता हूं मैं, तो मैं शैव धर्म का हूं, तो तुमको भी शैव होना पड़ेगा। तो अगर आप शैव नहीं है तो 10 रुपए दो, धर्म के आधार पर ना, जैसे बाद में जजिया वगैरह लगते हैं। चलो इतना कर लो इसको, फिर बाकी का कल करेंगे टॉपिक इसके आगे, ठीक है। कल आप क्लास जब आओगे तो टेस्ट और बैच का तो है तुम्हारा नहीं, तुमको कल पॉलिटिकल सिस्टम ही करना है। तो कल हम जुडिशरी सिस्टम, तो तीनों क्लास आपकी पॉलिटी वाली है, ठीक है। हाँ सुबह ही कोई सेम, कितने बजे आते हो तुम? बेटा 7 बजे आते थे सुबह? हाँ 7 ही बजे आ जाओ। पेपर छोड़ दो, बाद में दे देना पेपर, घर ले जा लेना, एक एक पेपर घर में कर लेना उसको, ठीक है। 7 बजे आना, कल पॉलिटी वाली क्लास ही आपकी चलेगी, ठीक है। और एक मैथ्स क्लास अगर चलाओगे लास्ट में तो मैथ्स और पॉलिटी, बाकी और क्लास नहीं, कल क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉलिटी थोड़ा आगे बढ़ जाए।